गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज के बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हमारी जो बातचीत हो रही है वो मॉड्यूल सी की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। मॉड्यूल सी में आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 से संबंधित है। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट से अभी जो आपका पेपर बीता है 28 जून को जो पेपर था बीआरबीएल का, उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम बातचीत करेंगे एनबीएमएसएमई, जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में सेक्शन 3 में आपको देखने को मिलता है, और एडवाइजरी काउंसिल जो आपको एडवाइजरी कमिटी इसको बोलते हैं, जो आपको सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 में देखने को मिलता है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में। सबसे पहले हम देखेंगे एनबीएमएसएमई। एनबीएमएसएमई का पूरा नाम है नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई, क्लियर है, नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। सेक्शन 3 एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में, इस पर पूरी चर्चा हमारी होगी, इसको ठीक से समझिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। सेक्शन 3 और एडवाइजरी कमेटी है, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 का ही। और इसी सेक्शन 7 में क्लासिफिकेशन भी है एमएसएमई का, लेकिन सेक्शन 7 के ही सबसेक्शन 2 में आपको एडवाइजरी कमेटी की बात मिलती है। अब क्या है, इसको एक एक करके समझते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एनबीएमएसएमई, नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसको स्टैब्लिश करता है सेक्शन 3 के अंतर्गत भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके। इसका हेडक्वार्टर्स यानी ये दिल्ली में ही बनाया गया है, दिल्ली में स्टैब्लिश है। इसमें जो कुल मेंबर्स होते हैं, पहले ये सारी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान समझ चलिएगा, इसमें जो कुल मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या होती है 47, 47 कुल सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें से 18 मेंबर्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब होता है कि आप इस पद पर हैं, इस डेजिग्नेशन पर हैं, क्योंकि आप यहां पर हैं, इसलिए आप यहां पर भी सदस्य माने जाएंगे। मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं का पदेन सदस्य माना जा रहा है तो आप वहां पर इसलिए सदस्य क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर पद पर हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, नीति आयोग में जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होगा। आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं, इसलिए आप नीति आयोग के भी अध्यक्ष हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर जैसे ही आएगा वो अपने आप नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो। आप इस पद पर है, इसको पदेन कहा जाता है। तो ऐसे 18 सदस्य आपको मिलेंगे कुल 47 सदस्यों में से एनबीएमएसएमई में, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। बाकी जो 29 हैं वो आपके बाकी के सदस्य होते हैं। क्लियर हो गए? तो कुल 47 मेंबर होंगे। एनबीएमएसएमई का जो चेयरपर्सन होता है वो केंद्र सरकार का जो आपकी जो मंत्रालय है एमएसएमई की, उनके जो मिनिस्टर साहब होते हैं वही एनबीएमएसएमई के मुखिया माने जाते हैं। ठीक है, वही मुखिया के रूप में काम करते हैं। कुल 47 सदस्य, 18 एक्स ऑफिसियो और बाकी जो सामान्य सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 29 होती है। कुल मिला के 47 मेंबर्स होते हैं। केंद्र सरकार, भारत सरकार सेक्शन 3 के अंतर्गत एनबीएमएसएमई यानी इस बोर्ड को स्टैब्लिश करता है, नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। अब सवाल यह है कि क्यों इसको स्टैब्लिश किया गया। सबसे पहले देखते हैं कि इस पे क्या क्या सवाल बनेगा। सबसे पहला तो सवाल सदस्यों के बारे में बन सकता है, इसके चेयरपर्सन के बारे में बन सकता है, कितने एक्स ऑफिशियो हैं, कितने नॉन एक्स ऑफिशियो हैं, इस पर सवाल बन सकता है। दूसरा सवाल फंक्शन पर बन सकता है, एनबीएमएसएमई का क्या कार्य है। तो फंक्शन पर अब मैं एक एक करके आपसे चर्चा कर रहा हूं, उसको सुनते चलिए। ये सारी बातें पीपीटी पर भी लिखी हुई है, मैं आपको पीपीटी बाद में पढ़कर बता दूंगा। पहले जैसे हम लोगों के रिचुअल्स हैं, जैसे मैं हमेशा बात करता हूं, पहले सारी चीजें डिस्कस करके फिर पीपीटी की तरफ जाते हैं। एनबीएमएसएमई का सबसे पहला फंक्शन ये होता है भारत सरकार को एमएसएमई सेक्टर में सलाह देना, यानी ऐसे सारे फैक्टर्स पर सरकार को सजेशन देना जो एमएसएमई सेक्टर के प्रमोशन को जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, एमएसएमई मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। उन सब मामलों से भारत सरकार को सलाह देना, उनको सजेशन देना, उनको सचेत रखना, ये सारे काम करता है एनबीएमएसएमई। तो सबसे पहला इसका सलाह देने का काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एमएसएमई के डेवलपमेंट के प्रमोशन से संबंधित जो मैटर है, जो उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस मामलों में सलाह देता है। दूसरा काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई स्कीम लॉन्च की है, कोई कैंपेन लॉन्च किया है, तो उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम भी करता है एनबीएमएसएमई। तीसरा काम होता है, अभी आगे चल के जब आप एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट पढ़ेंगे 2006 में, आप में से जो भी पेड कैंडिडेट होंगे, जो पेड बैचेस में होंगे, एनबीएम आपका एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 हम लोगों ने विधिवत डिस्कस किया। उसका सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 ये सारे एमएसएमई फंड और इन सबसे रिलेटेड है। तो एमएसएमई फंड या जो फंड्स के नाम से भारत सरकार क्रिएट करेगी एमएसएमई के लिए, उस फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, सेक्शन 12 के अंतर्गत, सेक्शन 13 के अंतर्गत उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना है, इस पर भी सलाह देने का काम करती है एनबीएमएसएमई। एनबीएमएसएमई के नीचे काम करते हैं, अभी जिन पर आज ही हमारी बात होगी, एडवाइजरी कमेटी। तो एडवाइजरी कमेटी को जो मैटर्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने का काम भी
एनबीएमएसएमई ही करती है। तो एनबीएमएसएमई आप ये कह सकते हैं एक तरीके से एक ऐसी बॉडी के रूप में काम करता है जो एमएसएमई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक इंटरलिंक का काम कर रहा है, जो मार्केट को डेवलप कराने का काम कर रहा है, जो सरकार को सजेशन देने का काम कर रहा है, जो इंप्लीमेंट करवा रहा है एमएसएमई सेक्टर की सारी योजनाओं को, उनको रिव्यू करने का काम भी कर रहा है। इसके अलावा जो एमएसएमई सेक्टर के लिए सेक्शन 12-13 इन सब के अंतर्गत जो फंड्स और ये सब क्रिएट किए जाते हैं, उनको कैसे खर्चा करना है, उन पर क्या सलाह देनी, ये सारे काम आपके एनबीएमएसएमई करता है। तो ये बोर्ड जो है वो बेसिकली काम कर रहा है आपके एमएसएमई सेक्टर के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, और इसके अलावा जो फंड वगैरह कैसे यूज होगा इस पर सलाह देता है। एक एक करके पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 3 इन चैप्टर 2 सब 1 with effect from such date as the central government may by notification appoint there shall be established for the purpose of this act। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है भैया, अपने ऑफिशियल नोटिस में गैजेट करके इसको एस्टैब्लिश करवाता है। और इस बोर्ड को हम किस नाम से जानते हैं, एनबीएमएसएमई के नाम से जानते हैं, यानी नेशनल बोर्ड फॉर इस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसी का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द हेड ऑफिस ऑफ द बोर्ड शैल बी एट दिल्ली, जिसके पीछे हम लोगों ने चर्चा की। इसका हेड ऑफिस कहां पर होगा, दिल्ली में होगा। द एनबीएमएसएमई नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 47 मेंबर्स। पीछे इसकी चर्चा हुई, इसको ध्यान से समझिएगा। कितने मेंबर होते हैं, 47 मेंबर, जिनमें से 18 मेंबर्स आपके पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, और जो बाकी होते हैं आपके वो नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। द टर्म ऑफ ऑफिस of an ex officio member of the board shall continue so long as he hold the office by virtue of which he is such a member। और जो आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं ये अपने पद पर एमएसएमई इसमें एनबीएमएसएमई में तब तक बने रहते हैं जब तक ये अपने ऑफिस कार्यकाल में, इनका जिस भी ऑफिस से आए हैं वहां जितना कार्यकाल है, अगर वो वहां पर समाप्त हो गया तो इनका पद यहां पर आराम से अपने आप समाप्त हो जाता है। यानी तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे जब तक वहां पर उनका ऑफिस कार्यकाल बचा हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बार। और जो बाकी नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं वो भारत सरकार की इच्छा तक वहां पर बने रहते हैं। तो ये है एनबीएमएसएमई का जो हम लोगों ने एक सामान्य सी चर्चा की इसके इंट्रोडक्शन पर। यहां तक की उम्मीद है बात आपको विधिवत समझ में आ गई होगी। क्लियर है बाबू इतनी बात। चलिए फंक्शन सब देख लेते हैं एनबीएमएसएमई। वैसे फंक्शन पर हमने पूरा डिस्कशन कर लिया, बस आप पढ़ते चलिए, ये सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। एग्जामिनिंग द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई and review the policies and programs of the central government in regards to facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of such enterprises and the impact thereof on such enterprise। क्लियर है। पीछे हम लोगों ने इसकी चर्चा की कि सबसे पहला इसका काम क्या है भैया कि एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट को, उसके प्रमोशन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको रिव्यू करना, उनको एग्जामिन करना और उसके संबंध में सरकार को बताना, उसके संबंध में सरकार को सलाह देना। मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन मैटर्स रिफर्ड टू इन क्लॉज ए above or any other matter referred to it by the central government which in the opinion of the government is necessary to expedite for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of the MSME enterprises। क्लियर है। इसके अलावा भारत सरकार और जो काम इनको सौंपती है, जो एमएसएमई सेक्टर का डेवलपमेंट, उसके प्रमोशन, उसके मार्केट को और ज्यादा एस्टैब्लिश करने के लिए और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए जरूरी होते हैं, ऐसे सारे मैटर्स को रिव्यू करने का काम, उन पर सरकार से बातचीत करने का काम भी कौन करता है, एनबीएमएसएमई करेगा। नेक्स्ट है भैया ये सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत भारत सरकार इसके लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए फंड्स क्रिएट करती है। उसका खर्चा कैसे होना चाहिए, ये उसका अप्रोप्रिएशन कैसे किया जाना चाहिए, इस पर भी सलाह देती है भारत सरकार को एनबीएमएसएमई। एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द यूज ऑफ फंड or funds constituted under section 12 which state there shall be constituted by notification one or more funds to be called such name as may be specified in the notification and there shall be credited there to any grant made by the central government under section 13। तो जो भी फंड या फंड्स क्रिएट किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जिनको उनके नोटिफिकेशन में किसी भी नाम से जाना जाएगा, उस पर यह सरकार जो एमएसएमई सेक्टर के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड करता है सेक्शन 13 के अंतर्गत, उनका कैसे अप्रोप्रिएशन होगा, उनका कैसे यूज होगा, वो एनबीएमएसएमई सलाह देती है भारत सरकार को। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट डिटेल्स द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ मेंबर ऑफ द एनबीएमएसएमई मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द बोर्ड। सेक्शन 3 में एनबीएमएसएमई के एस्टैब्लिशमेंट की चर्चा की गई है। सेक्शन 4 बताता है कि कौन से सिचुएशन या कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जिनमें एनबीएमएसएमई के मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत भारत सरकार ही एस्टैब्लिश करता है एडवाइजरी कमेटी फॉर एमएसएमई। क्या है ये, इस पर भी पहले पूरी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे चल के हम बातचीत करेंगे। आपकी जो एडवाइजरी कमेटी है, मतलब आगे चल के इसको पढ़ेंगे पीपीटी में, जो एडवाइजरी कमेटी है उसके मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मेंबर्स आपको याद रखना है, मेंबर्स से सवाल बन सकता है, फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मेंबर से ज्यादा संभावना क्वेश्चन बनने की है। एडवाइजरी कमेटी फॉर एमएसएमई, नाम ही ये क्लियर कर रहा है, ये एडवाइजरी कमेटी है।
सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत भारत सरकार इसको स्टैब्लिश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको स्टैब्लिश करेगी। एनबीएमएसएमई में सॉरी जो आपका एडवाइजरी कमेटी है, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है, इसमें 5 सदस्य तक होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, 3 सदस्य जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, और एक एक मेंबर निकल कर आता है बाबू, जो हर आपकी जो एमएसएमई जो आपकी जो कमीशंस होती हैं उनसे एक एक मेंबर निकल के आता है। तो 5 केंद्र सरकार से हैं, 3 स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। एनबीएमएसएमई का जो मेंबर सेक्रेटरी होता है वही यहां पर यानी एडवाइजरी कमेटी में भी मेंबर सेक्रेटरी के रूप में काम करता है। क्लियर है? एनबीएम इसका एडवाइजरी कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा? एनबीएमएसएमई में तो चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एमएसएमई डिपार्टमेंट थे उसके जो मिनिस्टर साहब थे वो थे। यहां पर जो चेयरपर्सन होगा एडवाइजरी कमेटी में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एमएसएमई का जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो यहां पर चेयरपर्सन के रूप में रखे जाते हैं। क्लियर हो गया? या ये तो बात हो गई उनके मेंबर्स के सदस्यों की। अब सदस्यों को पहले यहां पर एक एक करके देख लीजिए, फिर इसके फंक्शंस पर बात करते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, सेक्शन 7 एमएसएमई के क्लासिफिकेशन के लिए भी जाना जाता है। उसी सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 की बात करेंगे तो प्रोवाइड क्या करता है? फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी फॉर एमएसएमई by notification under the chairmanship of the secretary ministry of micro small and medium enterprises। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के सेक्रेटरी वो यहां चेयरमैन होंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो मिनिस्टर हैं वो चेयरपर्सन होंगे एनबीएमएसएमई में। दोनों में अंतर है। क्लियर बाबू? द एडवाइजरी कमिटी यूजुअली कंप्राइजेस ऑफ 5 ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू एमएसएमई, 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो 5 ऑफिसर्स होते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इसमें, जिनको इन फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, पीछे आपसे चर्चा हुई। 3 ऑफिसर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और एक एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो एसोसिएशन होता है। द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एनबीएमएसएमई इज ऑल्सो द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एडवाइजरी कमेटी। ये याद रखिएगा, पीछे इसकी चर्चा हुई। तो जो मेंबर सेक्रेटरी एनबीएमएसएमई में होते हैं वही यहां पर भी मेंबर सेक्रेटरी होंगे। मैं फिर से दोनों बात दोहरा दे रहा हूं, याद रखिएगा। एनबीएमएसएमई के जो चेयरमैन होते हैं, जो केंद्र सरकार का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर साहब होंगे। यहां पर जो चेयरमैन होंगे वो जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी यहां पर चेयरपर्सन के रूप में होंगे। ये याद रखिएगा। मेंबर सेक्रेटरी दोनों जगहों पर सेम होते हैं। सदस्यों की संख्या अगर आपको क्लियर है, सदस्य अगर याद है, तो फिर इनके फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन में पहले एक एक करके आपको सारी बातें बता देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो इसका यही है कि एनबीएमएसएमई, क्योंकि एनबीएमएसएमई के अंडर में ही काम करता है, तो एनबीएमएसएमई जो भी मैटर इनको रिव्यू करने के लिए दे रहा है, जो भी मामले इनको दे रहा है, उनको रिव्यू करना, उन पर काम करना एडवाइजरी कमेटी का काम होता है। एडवाइजरी कमेटी का एक अतिरिक्त काम यह है कि एडवाइजरी कमेटी ऐसे सारे मामलों पर जो एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट को, प्रमोशन को इम्पैक्ट करता है, उसको एग्जामिन करना, उसको रिव्यू करना, ये काम एडवाइजरी कमेटी भी करता है, और इस पर वो सलाह केंद्र को भी दे सकता है, राज्यों को भी दे सकता है। क्लियर है? यानी एडवाइजरी कमेटी स्टेट गवर्नमेंट को भी सजेशन देने का काम करता है। ये दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है, और एनबीएमएसएमई जो भी काम इसको सौंपेगा वो तो करेगा ही करेगा। तीसरा इसका भी एक काम ये है कि सेक्शन 12 है, सेक्शन 13, इन सब के अंतर्गत जो फंड्स क्रिएट किए जाते हैं, सेक्शन 13 के अंतर्गत ग्रांट्स है, सेक्शन उसके अंतर्गत 13 के अंतर्गत, सेक्शन 12 के अंतर्गत जो केंद्र सरकार फंड या फंड्स क्रिएट करती है एमएसएमई के लिए, उस पर जो सलाह होगी वो सलाह ये केंद्र सरकार को भी देता है, और यहां पर भी इस मामले में भी वो राज्य सरकार को सलाह देता है कि इसका अप्रोप्रिएशन कैसे किया जाएगा। तो 3 इसके महत्वपूर्ण काम निकल के आ गए। क्या क्या महत्वपूर्ण काम निकल के आ गया? एनबीएमएसएमई जो भी इसको कार्यभार देगी वो पूरा काम करेगी, केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करेगी, और राज्य सरकार को भी सलाह देने का काम करती है ऐसे मसलों पर जो एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट और उनके प्रमोशन को इंपैक्ट करते हैं, और उनको जो भी मसले आएंगे उसको एग्जामिन करने का काम करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार जो आपकी जो पॉलिसीज लेकर आती हैं, या जो कैंपेन चलाती हैं, या जो स्कीम्स वगैरह लेकर आती हैं, उनको इंप्लीमेंट करवाने का काम ये भी करता है एनबीएमएसएमई के साथ मिलकर। तो ये मामला हो गया सलाह देने का। दूसरा सलाह देने का मामला अभी मैंने आपको बताया, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 के अंतर्गत जो फंड्स और ग्रांट्स की चर्चा की गई है, उस पर ये दोनों को सलाह दे सकता है, केंद्र सरकार को भी सलाह दे सकता है, राज्य सरकार को भी सलाह दे सकता है। एनबीएमएसएमई के साथ मिलकर ये काम भी करता है। फंक्शन एक एक करके देखते हैं। देखिए, टू एग्जामिन मैटर्स रिफर्ड बाय एनबीएमएसएमई कंसर्निंग प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर एंड एनहांसिंग इट्स कॉम्पिटिटिवनेस, ऐसे सारे मैटर्स जो रिफर किए गए हैं एनबीएमएसएमई के द्वारा एडवाइजरी कमेटी को, जो कि संबंधित प्रमोशन और डेवलपमेंट से एमएसएमई सेक्टर के, उनको एग्जामिन करना।
to provide advice to central government on issue related to the promotion, development and enhancement of competitiveness of MSME, है ना, and covered under section 9 to section 12 and section 14 of the MSME Development Act 2006। तो उनके डेवलपमेंट, उनके प्रमोशन से जो संबंधित मामले हैं, सेक्शन 12, सेक्शन 13, 14, ग्रांट्स, फंड्स, इन सबसे रिलेटेड मामलों पर ये सलाह दे सकता है भारत सरकार को। विच इंक्लूड इशू कंसर्निंग क्रेडिट फैसिलिटीज है, प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स हैं, ग्रांट्स हैं, इन सब पर सलाह देने का काम करेगा केंद्र सरकार को। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को भी सलाह देता है इसी मामले में, टू प्रोवाइड एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट इन केस सॉट बाय एनी ऑफ देम। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इनसे सलाह मांगते तो वो भी देता है। कैसे मामलों में? जो रूल बनाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस एमएसएमई डेवलपमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्लियर है, जिसमें आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल कैसे बनेगा, क्लियर है, प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, फैसिलिटेशन काउंसिल सेक्शन 20 में है भैया। फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो सेक्शन 20 के अंतर्गत है। फैसिलिटेशन काउंसिल जो है स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करवाता है। सेक्शन 20 फैसिलिटेशन काउंसिल केंद्र सरकार की तरफ से आता है। ये असल में जो डिलेड पेमेंट वगैरह होते हैं एमएसएमई सेक्टर के, उनके मुकदमे की सुनवाई करता है, उस पर निर्णय देता है। तो फैसिलिटेशन काउंसिल कैसे स्टैब्लिश किया जाएगा उस पर सलाह देना, राज्य सरकारों को भी फंड कैसे उपयोग किया जाएगा उस पर सलाह देना, ये सारे काम आपके एडवाइजरी कमेटी करती है। तो अभी आज हम लोगों ने जो चर्चा की उसमें एनबीएमएसएमई, नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई क्या है, कौन इसको स्टैब्लिश करता है, सेक्शन 3 के अंतर्गत है, मेंबर्स क्या होंगे, इसका फंक्शन क्या होगा, ये देखा हम लोगों ने। और फिर देखा हम लोगों ने एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी कौन स्टैब्लिश करेगा, कौन इसके मेंबर्स होते हैं, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत इसको हम लोगों ने अभी आज देखा, क्लियर है। फंक्शंस क्या क्या है इन दोनों के, इन सब पे हमारी चर्चा हुई। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। अगली जो आपसे मुलाकात होगी, यानी जो नेक्स्ट आपसे मुलाकात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर हम बातचीत करेंगे एमएसएमई सेक्टर के लिए फैसिलिटेशन काउंसिल जो स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करवाता है सेक्शन 20 के अंतर्गत, उस पर हमारी पूरी चर्चा होगी। फैसिलिटेशन काउंसिल क्या है, कितने उसके सदस्य होते हैं, कौन कौन से वो मामले देता है, किन किन रिकॉर्ड्स को उसे मेंटेन करना पड़ता है, ये सब हम अगली मुलाकात में देखने वाले हैं, क्लियर है। हाँ, एमएसएमई सेक्टर को अगर आपको पढ़ना हो, मैं कई बार आपसे ये बताता रहता हूँ, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को ही आप रिफर करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके बता दे रहा हूँ। जैसे आपको एमएसएमई एक्ट पढ़ना है तो आपको टाइप करना है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। अगर आपको ईयर याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको साथ में लिखना है इंडिया कोड। क्या लिखना है? इंडिया कोड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आप इसे ही रिफर करेंगे। आप हैंडल पेज ओपन करेंगे, पीडीएफ पेज भी, लेकिन पीडीएफ पेज मत ओपन करेंगे, उसमें बहुत ढूंढना पड़ेगा। हैंडल पेज आपको ओपन करना है। हैंडल पेज में आपको सेक्शन वाइज सब कुछ दिख जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। सेक्शन 3 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड, एनबीएमएसएमई की बात हो रही है। सेक्शन 7 क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेस से संबंधित है। और इसी सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 में जब आप आएंगे तो आपको सब सेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है एडवाइजरी कमेटी, जिसके बारे में पूरी चर्चा यहाँ पर की गई है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? अब आते हैं इसके अगले सेक्शन पर, क्लियर है। सेक्शन 15 जो है लायबिलिटी जो है बायर की, क्या पेमेंट करने की कैसे लायबिलिटी होती है, उन सब के बारे में चर्चा की गई है। और सेक्शन 20 जिसकी मैं आपसे पीछे चर्चा कर रहा था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, इसकी चर्चा हम अगली मुलाकात में करेंगे जब हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी। तो एमएसएमई या कोई भी अधिनियम अगर आपको पढ़ना हो तो आप इंडिया कोड पर ही पढ़ें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, सीआईबी महापैक में आप जुड़ के अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सीआईबी महापैक में आपको जितने भी रनिंग बैचेस होते हैं उनका एक्सेस मिलता है, जितने अपकमिंग पेड बैचेस होंगे उनका एक्सेस आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसी महापैक में इलेक्टिव पेपर की क्लासेस का भी एक्सेस मिलता है, उसके लिए आपको कोई अलग से फी नहीं पे करनी पड़ती। इलेक्टिव पेपर्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, क्लियर है। एडिशनल मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको महापैक में मिलता है। महापैक आपके लिए सबसे बेहतर बैच है। अगर आप एक ही बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एक ही एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो सीआईबी फाउंडेशन 2.0 बिल्कुल न्यू बैच ही लॉन्च कर दिया गया है। महापैक में और फाउंडेशन बैच में अंतर ये होता है कि फाउंडेशन बैच सिर्फ एक एग्जाम के लिए होता है और आपका एक्सेस सिर्फ इसी एक बैच में होता है। इसमें भी आपको लाइव रिकॉर्डेड सारी क्लास मिलती है, मॉक टेस्ट एक्सेस सब इसमें मिलते हैं, लेकिन बस ये एक एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम खत्म होता है, इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, आप सिर्फ इसी बैच को एक्सेस कर पाते हैं। महापैक में आप इसको भी एक्सेस करेंगे, इसके अलावा नंबर ऑफ बैचेस हैं आने वाले, पिछले सारे बैचेस को आप एक्सेस कर पाते हैं। फाउंडेशन बैच सीआईबी महापैक में भी एडेड है। अगर आपने महापैक लिया तो ये बैच आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई सिंगल पेपर है तो आप सिंगल पेपर भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चारों कंपलसरी पेपर सिंगल पेपर के रूप में आपको दिख रहे हैं।
इलेक्टिव पेपर 5 ऑप्शन आपको आईएबीएफ देता है, 4 हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। आपका कोई भी इलेक्टिव पेपर हो आप इसमें से ले सकते हैं। अगर आप महापैक ले रहे हैं तो आपको इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन बैच में आपको ये अलग से लेना होगा, महापैक में नहीं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। कल आपसे मेरी वापस मुलाकात होगी 7:30 PM पर, जो आपका एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए फैसिलिटेशन काउंसिल सेक्शन 20 पर जो डिस्कस किया गया है उस पर हमारी चर्चा आपसे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।